गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज प्लांट पैथोलॉजी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लांट पैथोलॉजी के बेसिक्स के बारे में। अब ये बेसिक्स किन के लिए ज़रूरी है? अगर आपका इंटरेस्ट है प्लांट पैथोलॉजी में थोड़ा सा भी, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या बीएससी प्लांट पैथोलॉजी कर रहे हैं या बीएससी बॉटनी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू जो आपके अंदर प्लांट पैथोलॉजी के बारे में एक बेसिक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी और निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट पे आपका एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्लांट पैथोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्लांट एंड पैथोलॉजी। ठीक है, तो आइए अब हम वन बाय वन इन दोनों को देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा पैथोलॉजी। एक्चुअली पैथोलॉजी अपने आप में दो वर्ड है, पैथोज और लोगोस। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। ठीक है, और पैथोज का मतलब क्या होगा, डिजीज। यानी इन सिंपली हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी। और अगर प्लांट के केस में हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ प्लांट इज नोन एज प्लांट पैथोलॉजी। क्लियर है बच्चों? आइए अब इसका हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो क्लियर हो गया इसका टर्मिनोलॉजी कि प्लांट पैथोलॉजी तीन वर्ड से मिलकर बना है, प्लांट, पैथोस और लोगोस। ठीक है, अब प्लांट पैथोलॉजी को हम लोग फाइटोपैथोलॉजी भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए है कि फाइटो का मतलब ही प्लांट होता है। ये आप लोग को ऑल क्लियर हो जाएगा, इससे कुछ मिलता जुलता वर्ड अगर अभी हम डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग का एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग जानते हैं, जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स मतलब क्या होता है, वैसे प्लांट जो जेरिक रीजन में पाए जाते हैं। कैसे रीजन में? जेरिक रीजन। जेरिक यानी ड्राई कंडीशन, यानी कि डेजर्ट में, मरुस्थलीय प्लांट। तो यहाँ भी फाइट का मतलब क्या हुआ, प्लांट। फिर फाइटोक्रोम, यहाँ भी फाइटो का मतलब प्लांट। फाइटो हार्मोन, इपिफाइट्स, सैप्रोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। तो इन सभी वर्ड से हमको क्या सीखने को मिला कि एक जनरल टर्म है फाइटो या फाइट्स, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, प्लांट्स। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको जानना चाहिए प्लांट पैथोलॉजी में, जिससे कि प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी अब हम लोग प्लांट पैथोलॉजी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी डील्स विद द कॉजेज, ठीक है, इटियोलॉजी रिजल्टिंग इन लॉसेज, मैनेजमेंट मेथड एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। आइए इसको हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि इसके भीतर का कंसेप्ट क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्लांट पैथोलॉजी में हम लोग एक्चुअली स्टडी करते हैं डिजीज रिलेटेड टू प्लांट। अब जब भी डिजीज होगा तो क्या क्या हो सकता है, एक तो डिजीज का कॉज हो सकता है, ठीक है, और अगर हम इस कॉज का साइंटिफिक स्टडी करें, कैसा करें बच्चों, साइंटिफिक स्टडी, तो इसी साइंटिफिक स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इटियोलॉजी। यहाँ पे एक नया टर्म मिला, कौन सा टर्म मिला बच्चों, इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज इज नोन एज इटियोलॉजी। अब जहाँ भी डिजीज होगा कुछ ना कुछ तो वहाँ लॉस होगा ना, और जब लॉस होगा तो हम लोग मैनेजमेंट करेंगे कि लॉस मेरा कम हो, या फिर जो डिजीज होगा उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो इन सब को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट पैथोलॉजी। क्लियर है बच्चों? आइए अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे, ये हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, तो आइए जो फर्स्ट वर्ड है वो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड है ये है प्लांट डिजीज। अब प्लांट डिजीज क्या है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डिज मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी। क्या होता है, डिफिकल्टी।
और ईज मतलब क्या, आसानी से। तो अब कोई भी चीज़ अगर आसानी पूर्वक नहीं हो रहा है तो वो सिम्टम है डिजीज का, जिससे हमको पता चलता है कि डिजीज हो गया। जैसे हम लोग सांस लेते हैं नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर श्वास लेने में डिफ़िकल्टी है तो हम लोग बोलेंगे हम लोग को कोई श्वास रिलेटेड डिजीज हो गया है, यानी हम लोग को कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया है। खाने में अगर दिक्कत है, खाने को निगलने में दिक्कत है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्वेलिंग में कोई डिजीज हो गया है। तो उसी तरह अगर किसी भी तरह का कोई डिजीज होगा प्लांट में तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लांट डिजीज। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट में बी आइदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी और एनी टाइप ऑफ इरिटेशन विद इन प्लांट। अगर प्लांट के अंदर किसी तरह का कोई डिसऑर्डर हो जाए फिजियोलॉजिकल, या किसी तरह का कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी आ जाए, या फिर किसी तरह का कोई इरिटेशन हो और जो उसके लिए हार्मफुल हो, किसके लिए, प्लांट के लिए, या फिर उसके किसी पार्ट्स के लिए, या उसके किसी प्रोडक्ट के लिए, जिस कारण उसका इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट डिजीज। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको अपने से भी डिफाइन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। अब यहाँ दो बात है, ईटीएल और ईआईएल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ईटीएल होता है बच्चों इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। और ईआईएल होता है बच्चों इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ठीक है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक क्या है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और एक क्या है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। आइए अब इसको समझिए। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, तो ये हमारे हार्वेस्टिंग या प्रोड्यूस या प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसको आप समझिए, कैसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 500 पौधा है। हमारे पास कितना पौधा है बच्चों, हमारे पास 500 पौधा है। किसी फील्ड में हमारे पास 500 प्लांट है। अब हम देख रहे हैं कि 500 प्लांट में मेरा 495 प्लांट क्या है, हेल्दी है, सही है। सिर्फ 5 प्लांट में कोई डिजीज हो गया है। तो अब बताइए क्या इससे मेरा इकोनॉमी में कुछ नुकसान होगा? हाँ, कुछ नुकसान होगा, जो कि बहुत बहुत कम होगा। इससे ओवरऑल हमारे इकोनॉमी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि ये जो इंजरी है ये हमारे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कम है, तो इसको हमको ट्रीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ट्रीट करेंगे तो वहाँ ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट आ रहा है और ये जो 5 पौधा का नुकसान हुआ है या जो डिजीज हुआ है उनसे कम है या ज़्यादा है तो ही करेंगे, अदरवाइज ट्रीटमेंट का कोई आवश्यकता नहीं है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, यानी वो लेवल अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो हम लोग को इकोनॉमिकली किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। मान लीजिए अगर हम इंडिविजुअल प्लांट का बात करें, एक प्लांट का बात करें, तो कोई प्लांट का एक पार्ट है, मान लीजिए कोई ब्रांच है, उस ब्रांच में कोई बीमारी लग गया है, तो वो इंजरी लेवल से क्या पूरा का पूरा प्लांट मेरा प्रभावित हो रहा है या फिर कोई उसका एक पार्ट प्रभावित हो रहा है। मान लीजिए कोई ब्रांच है जो अफेक्टेड हो गया है पार्टिकुलर डिजीज से, अगर उस ब्रांच को काट देंगे तो हमारा डिजीज सही हो जाएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो इन्फेक्शन लगा है ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल से क्या है, कम है। आ गया बच्चों आप लोग को ये बात समझ में? होप कि आप लोग यहाँ तक सब समझे होंगे। आइए अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला टर्म है उस टर्म को। हमारा अगला टर्म क्या है बच्चों, हमारा अगला टर्म है पैथोजेन। तो आइए हम लोग देखते हैं पैथोजेन का मतलब क्या है। जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं पैथोज का मतलब क्या होता है, डिजीज, और जेन मतलब होता है ना जो कोई चीज़ बनाए, किसी चीज़ का विकास कर दे, किसी चीज़ को फॉर्म कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेन, ठीक है बच्चों। यानी कि जो डिजीज फॉर्म कर दे, जो डिजीज डेवलप कर दे, उसी को हम लोग बोलेंगे पैथोजेन। तो पैथोजेन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली पैथोजोन्स आर नथिंग बट डिजीज कॉजिंग एजेंट। जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेन बोलते हैं। अब देखिए ये डिजीज कॉजिंग एजेंट 3 तरह के हो सकते हैं, या तो ये जीवित हो या लिविंग हो, यानी कि लिविंग। तो ऐसे डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं,
बायोटिक पैथोजन, या फिर वो नॉन लिविंग हो, ठीक है, नॉन लिविंग हो, तो ऐसे डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ए बायोटिक। क्या बोलेंगे, ए बायोटिक। क्लियर है बच्चों। या फिर क्या हो सकता है, कोई ऐसे भी पैथोजन होंगे, डिजीज कॉजिंग एजेंट होंगे जो ना तो जीवित है ना ही नॉन लिविंग है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजोबायोटिक। अब पूछिएगा सर ऐसा क्या है कि जो ना तो जीवित है ना ही मरा हुआ है, तो इसमें आपके आ जाते हैं वायरस एंड वायरॉइड। फिर क्वेश्चन आपका आ सकता है सर यहाँ एक कंफ्यूजन है, वो आप क्लियर कीजिए, आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि वायरस और वायरॉइड ना तो जीवित है और ना ही मरे हुए हैं, तो फिर ये है क्या बच्चों, यहाँ समझ लीजिए, ये एक कंसेप्ट है जो आपको पूरे लाइफ काम आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से आप लोग सुनिए। देखिए, वायरस जो होता है ना, ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब एक पार्टिकुलर होस्ट को ही इन्फेक्ट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। जब तक ये होस्ट के बाहर होता है ना बच्चों, तब तक हम लोग इसको बोलते हैं नॉन लिविंग। और जैसे ही ये होस्ट के अंदर चला गया और उसके अंदर जाके रेप्लिकेट करने लगा, यानी अब ये शो कर रहा है किसका कैरेक्टर, लिविंग का। तो जैसे ये होस्ट के अंदर चला गया, उसके अंदर जाके खुद को रिप्रोड्यूस करने लगा, रेप्लिकेट करने लगा, तो अब हम लोग वायरस को बोलते हैं क्या, लिविंग। यानी आउटसाइड द होस्ट वायरस इट्स एज नॉन लिविंग, बट inside the host virus it's as living. That's why virus is kept in a separate category, mesobiotic, and it is also termed as connecting link between living and non living. अब वायरॉइड आइए, वायरॉइड क्या होते हैं, आरएनए पार्टिकल होते हैं जो कि पैथोजेनिसिटी शो करते हैं पार्टिकुलर होस्ट के लिए, और ये भी किस में आते हैं, मेजोबायोटिक में आते हैं, यानी कि इनका भी नेचर वायरस से ही मिलता जुलता है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग देख लेते हैं बायोटिक में। बायोटिक में तो आप लोग को मालूम होगा ना, जैसे बैक्टीरिया हो गया, और क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, और बोलिए निमेटेड्स हो जाएगा, हेलमिन्थ्स हो जाएगा, मतलब ये सब जो है ये प्लांट्स में अगर डिजीज कॉज कर पाते हैं तो दीज आर द बायोटिक पैथोजन। और ए बायोटिक में क्या आ जाएगा, ये बहुत आसान है बच्चों, ए बायोटिक याद करना बहुत आसान है। देखिए, जो यूजफुल चीज है ना प्लांट के लिए, उसी को आप डिजीज बता दीजिए। अब समझिए कैसे, प्लांट के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है ना। अब सोचिए अगर लाइट बहुत ज़्यादा आ जाए या बहुत कम हो जाए, तो उस केस में भी प्लांट को तो स्ट्रेस कॉज होगा ना, तो वो हो जाएगा क्या, ए बायोटिक पैथोजन हम लोग उसको बोल सकते हैं। अब कैसे, मान लीजिए अगर प्लांट को लाइट ही नहीं मिले तो सरवाइव कर पाएगा, नहीं ना कर पाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं वेरी वेरी लो लाइट या हाई लाइट कंडीशन। या अब आइए दूसरा भी हम लोग कर लेते हैं, अगर मॉइस्चर बात करते हैं, वो भी प्लांट के लिए बहुत एसेंशियल है, लेकिन मॉइस्चर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो भी प्लांट को नुकसान करेगा, या बहुत कम हो जाए वो भी प्लांट को नुकसान करेगा। फिर हम लोग टेम्परेचर की भी बात करें तो वैसा ही है, अगर रेनफॉल की बात करें तो उसी तरह हो जाएगा। तो यानी हम लोग यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना प्लांट्स के लिए, नॉन लिविंग ए बायोटिक फैक्टर, जिसमें आपका लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल मॉइस्चर हो गया, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हो गई, विंड हो गई, तो ये सब नॉन लिविंग पैथोजन में आ जाएंगी। होप कि आप लोगों को डिजीज के बारे में एक ओवरऑल अच्छा आइडिया हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। होप कि आप लोगों को अभी तक जो भी मैंने बताया होगा ये समझ में आया होगा। आइए अब हम देख लेते हैं हमारा जो दूसरा हो गया, तीसरा तीसरा जो टर्म है, हमारा जो तीसरा टर्म है ये है डिजीज सिवियरिटी। देखिए, सिवियरिटी का मतलब क्या होता है, सिवियरिटी का मतलब होता है ना कि वो कितना सीवियर है। अब सीवियर का मतलब क्या हुआ, मतलब वो कितना नुकसानदेह है, कितना क्रिटिकल है, उसी को बोलते हैं सीवियरिटी। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट को कोई डिजीज हुआ, लेकिन उससे प्लांट को ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि डिजीज का सीवियरिटी है जो कम है। लेकिन अगर ज़्यादा नुकसान हो गया तो हम लोग बोलेंगे डिजीज सीवियरिटी ज़्यादा है। यानी ये डिनोट करता है डैमेज डन बाई अ डिजीज इन मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजीज सिवियरिटी। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ डिजीज
present in a population may be termed as disease severity। क्लियर है बच्चों। डिजीज सिविरिटी अगर हम इंडिविजुअल प्लांट के बारे में बात करेंगे तो मेजर ऑफ डैमेज डन बाय ए डिजीज इन दैट वेरी इंडिविजुअल प्लांट इज नोन एज डिजीज सिविरिटी। अगर पॉपुलेशन ऑफ प्लांट के बारे में बात करेंगे तो अमाउंट ऑफ डिजीज प्रेजेंट इन दैट वेरी पॉपुलेशन ड्यू टू दैट डिजीज इज नोन एज डिजीज सिविरिटी। क्लियर है बच्चों। आइए इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 डिजीज है, ठीक है, 100 प्लांट है, नॉट डिजीज, 100 प्लांट है। 100 प्लांट में से 80 प्लांट इन्फेक्टेड है, 80 प्लांट इन्फेक्टेड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ डिजीज सिविरिटी कितना है, 80%। क्लियर है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिजीज इंसिडेंस। देखिए इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्लांट अफेक्टेड बाय ए डिजीज विद इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज डिजीज इंसिडेंस। जैसे मान लीजिए हमारे पास टोटल प्लांट है 100 और 100 में से 20 प्लांट क्या है अफेक्टेड बाय डिजीज, तो यहाँ पे डिजीज सिविरिटी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 20%। एक्चुअली डिजीज इंसिडेंस कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ प्लांट अफेक्टेड बाय ए डिजीज विद इन ए पॉपुलेशन। आ रहा है बात आप लोग को समझ में। क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। अगर हमारे पास 100 प्लांट है उसमें से 20 को डिजीज हुआ है तो डिजीज इंसिडेंस हमारा कितने में दिखेगा, उसी 20 में ना दिखेगा। परसेंटेज में बात करेंगे तो डिजीज इंसिडेंस 20% हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी एक्चुअली डिनोट्स द कैपेसिटी ऑफ ए पार्टिकुलर पैथोजेन टू कॉज डिजीज। मान लीजिए हमारे पास एक बैक्टीरिया है, एज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है बच्चों, लैक्टोबैसिलस। क्लियर है। और हमारे पास एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसका नाम है इकोलाई। अब हम सभी जानते हैं कि ई कोलाई से हम लोगों में क्या हो सकता है, डिजीज हो जाएगा, लेकिन लैक्टोबैसिलस से हम लोगों में डिजीज नहीं होगा। ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, हार्मफुल नहीं है। तो जब हम बात करेंगे पैथोजेनेसिटी की तो लैक्टोबैसिलस का कितना हो जाएगा 0%, लेकिन ई कोलाई क्या होगा, इसका पैथोजेनेसिटी हाई हो जाएगा हम लोग के लिए। समझ गए। तो पैथोजेनेसिटी का मतलब सिंपली आपको समझना है द कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजेन टू कॉज डिजीज। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक है, ये पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है। पैथोजेनेसिस क्या है बच्चों, एक्चुअली प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। हम पहले ही आपको बता दिए ना स्टार्टिंग में, जब पैथोजेन बताएं वहीं बताएं कि कहीं भी अगर जेन टर्म आ जाएगा ना तो आपको वहाँ पे समझना है किसी तरह का या तो फॉर्मेशन हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है या जेनेसिस हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पैथोजेनेसिस आ गया यानी डिजीज का फॉर्मेशन। तो पैथोजेनेसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिजीज या डेवलपमेंट ऑफ डिजीज या जेनेसिस ऑफ डिजीज बाय पैथोजेन इज नोन एज पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट है साइन। अब देखिए साइन का मतलब क्या हुआ। साइन का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, इसमें डिजीज हो गया तो निश्चित रूप से जिस पैथोजेन से ये डिजीज हुआ होगा उस पैथोजेन का कोई पार्ट या कोई प्रोडक्ट उस होस्ट प्लांट पे या पूरा का पूरा पैथोजेन ही दिखेगा तो उसी को बोलेंगे साइन। यानी इन शॉर्ट बोल सकते हैं फिजिकल एविडेंस ऑफ ए पैथोजेन इज नोन एज साइन। क्लियर हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम। यह है कि जब भी हम लोग का कोई प्लांट को कोई पैथोजेन अगर इफेक्ट करेगा तो निश्चित रूप से वो डिजीज जो होगा वो किसी ना किसी इफेक्ट के कारण ही होगा या फिर वो पैथोजेन उस प्लांट पे कोई ना कोई इफेक्ट शो करेगा। वो जो इफेक्ट विजिबल इफेक्ट है बच्चों, इसी विजिबल इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्टम। ठीक है, यानी विजिबल इफेक्ट्स ऑफ डिजीज ऑन द प्लांट इज नोन एज सिम्टम। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू डिजीज इज नोन एज सिम्टम। नया है सिंड्रोम। देखिए ग्रुप ऑफ सिम्टम इज नोन एज सिंड्रोम। इसको हम लोग और अच्छा बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वेरिएबल सिम्टम। वेरिएबल सिम्टम विच यूजुअली कैरेक्टराइज्ड, ये क्या यूजुअली कैरेक्टराइज करता है कोई ना कोई डिजीज को, तो हम लोग बोल सकते हैं इट यूजुअली कैरेक्टराइज्ड द डिजीज। बोल सकते हैं ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से हमको क्या मालूम चला कि जो सिंड्रोम होगा ये सिंड्रोम क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिम्टम होगा। ठीक है बच्चों,
जो कि वेरिएबल होगा। यानी सिंपली हम लोग सिम्टम को क्या बोल सकते हैं, इट इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल सिम्टम्स विच यूजुअली कैरेक्टराइज अ पार्टिकुलर डिजीज। होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए हमारा नेक्स्ट है विरुलेंस। कोई भी पैथोजेन है वो पैथोजेनिसिटी यानी डिजीज करने का जो कैपेसिटी है वो कितना ज़्यादा या कितना कम है उसी को बोलते हैं विरुलेंस। इट मीन्स इट इज़ द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ ए गिवन पैथोजेन। क्लियर हो गया। अब विरुलेंट का मतलब क्या है, अगर बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक है यानी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी उसमें ज़्यादा है तो बोलेंगे वो विरुलेंट है यानी स्ट्रांगली पैथोजेनिक है। आया बात समझ में। यानी पैथोजेन हैविंग हाई विरुलेंस इज नोन एज विरुलेंट। क्लियर है। नेक्स्ट है ए विरुलेंट मतलब नॉन विरुलेंट यानी वैसा पैथोजेन जिसमें कैपेसिटी नहीं है कोई बीमारी कॉज कर पाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए विरुलेंट। यानी उनको पैथोजेन बोलना भी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग देखते हैं इन्फेक्शन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पैरासाइट पैथोजेन विथ इन अ होस्ट प्लांट इज नोन एज इन्फेक्शन। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों, स्टार्टिंग में हमारा ये कोई प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई हमारा पैथोजेन है। अब क्या होगा, ये जो पैथोजेन है इस प्लांट के ऊपर जाएगा और तब इसमें क्या कॉज करेगा, डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये पैथोजेन है ये इस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, खुद को स्टेबलाइज्ड कर देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। मीन्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पैरासाइट और पैथोजेन विद इन अ होस्ट प्लांट इज नोन एज इन्फेक्शन। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेटेंट इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब गुप्त इन्फेक्शन। लेटेंट हिट आप लोग पढ़े होंगे ना, गुप्त। उसमें देखिए अगर कोई पैथोजेन है वो किसी प्लांट को इन्फेक्ट किए हुए है या कर रहा है बट उसका कोई विजिबल हम लोगों को साइन या सिम्टम नहीं दिख रहा है तो उस तरह के इन्फेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट इन्फेक्शन। मीन्स होस्ट इज इन्फेक्टेड विद ए पैथोजेन बट नॉट शोज एनी सिम्टम इज नोन एज लेटेंट इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला टर्म है इन्फेक्शन डिजीज या इन्फेक्शस डिजीज। देखिए वैसा डिजीज जो एक डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके वाया एनी मीडिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेक्शस डिजीज। और जो नहीं हो सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इन्फेक्शस डिजीज। और एक दूसरे के संपर्क में यानी कि कांटेक्ट में आने से हो तो वैसे इन्फेक्शस डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि कांटेक्ट से हो रहा है तो कॉन्टेजियस डिजीज। क्लियर है बच्चों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला है डिजीज ट्रायंगल। क्या है बच्चों, डिजीज ट्रायंगल। अब ये समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आता रहेगा। अगर आप लोग बीएससी का एग्जाम दीजिएगा, प्लांट पैथोलॉजी का पेपर होगा तो निश्चित रूप से किसी ना किसी क्वेश्चन में आप लोगों से डिजीज ट्रायंगल के बारे में पूछा ही जाएगा, तो इसलिए इसको काफ़ी आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहीं भी डिजीज होगा ना तो उसके लिए तीन चीज हम लोग को चाहिए तभी डिजीज हो पाएगा, अदरवाइज डिजीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला क्या चाहिए, एक तो डिजीज कॉजिंग एजेंट। पहला क्या चाहिए, डीसीए, डिजीज कॉजिंग एजेंट। और डिजीज कॉजिंग एजेंट को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेन। दूसरा क्या चाहिए, प्लांट। जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो कैसे डिजीज होगा, यानी हम लोग को दूसरा क्या चाहिए, होस्ट प्लांट जिसमें कि डिजीज हो सके। ठीक है, और इसके अलावा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हम लोग को क्या चाहिए, इन्वायरमेंट। क्या चाहिए, इन्वायरमेंट। जब ये तीनों होगा तभी कहीं डिजीज हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये तीनों होगा तो डिजीज हो जाएगा, हो सकता है। अब नेक्स्ट केस आएगा कि सर ये बताइए कि कब होगा। ध्यान दो, डिजीज उसी समय होगा जब आपका पैथोजेन कैसा हो, विरुलेंट हो। कैसा हो, विरुलेंट हो, यानी उसका पैथोजेनिसिटी ज़्यादा हो, पहला। दूसरा, जो होस्ट हो यानी कि जो होस्ट प्लांट है, प्लांट पैथोलॉजी के केस में ये होस्ट प्लांट हो जाएगा और एनिमल पैथोलॉजी के केस में ये होस्ट एनिमल हो जाएगा। ये होस्ट आपका कैसा होना चाहिए, ससेप्टिबल, यानी कि उसमें डिजीज हो सके, ससेप्टिबल। ये रेजिस्टेंट होगा तो फिर नहीं होगा।
और इसके बाद जो तीसरा है इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट भी कैसा होना चाहिए, फेवरेबल। किस चीज़ का फेवरेबल, वो डिजीज होने के लिए फेवरेबल। जैसे अगर फंजाई से कोई डिजीज हो रहा हो और वहाँ पे मॉइस्चर नहीं हो, तो आप लोग बताइए क्या वो डिजीज हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट होता है, प्लांट में जो क्या है, फंजाई है, वो कैसा है बच्चों, क्या है बोलिए, वो क्या है, वो आता है थैलोफाइटा के अंतर्गत। और हम लोग जानते हैं थैलोफाइटा का जो लाइफ स्टाइल है, ये क्या है, वाटर डिपेंडेंट लाइफ स्टाइल है। यानी उसको वाटर नहीं मिलेगा तो डिजीज कहाँ से कॉज करेगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जहाँ भी फंगस डिजीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, रस्ट हो, स्मट हो, कुछ भी हो, तो वो कैसे दिनों में ज़्यादा होता है, बारिश के दिनों में ज़्यादा होता है, या वाटर लॉगिंग वाले कंडीशन में ज़्यादा होता है। यानी इन्वायरमेंट फेवरेबल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब डिजीज ट्रायंगल सिर्फ पैथोजेन, इन्वायरमेंट और होस्ट से नहीं होगा। ये कब होगा सही से, जब पैथोजेन विरुलेंट हो, इन्वायरमेंट फेवरेबल हो और होस्ट ससेप्टिबल हो। होप आज आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इस पूरे वीडियो में जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, कृपया उसको कमेंट में बताइए। और अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी आप कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच।